नमस्कार, शाम के 6:30 बज रहे। दिन भर की बड़ी खबरों का बुलेटिन पंचनामा लेकर हम सब हाजिर हैं। अब आप दिवाली पर सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे चला पाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसका वक्त तय कर दिया है। पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे आगे। हलाला को लेकर इस्लामिक संस्था दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी किया है। इस फतवे में क्या कहा गया है ये आपको बताएंगे। इसके अलावा क्या छत्तीसगढ़ में बेड़ा पार लगा पाएंगे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, और कांग्रेस के एक विधायक ने क्यों कहा पार्टी गई तेल लेने, दोनों खबरें विस्तार से बताएंगे। पेटीएम के संस्थापक से किसने मांगी 20 करोड़ रुपए की फिरौती, पंचनामा में आपको ये भी दिखाएंगे। बिल्कुल शगुन, और बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। सीबीआई में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले राकेश अस्थाना को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने अस्थाना की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। तो सीबीआई ने डीएसपी देवेंद्र कुमार को सस्पेंड कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको दे दे, देवेंद्र कुमार पर जांच में गड़बड़ी का आरोप है और बड़ी खबर ये कि सीबीआई की हिरासत में आरोपी देवेंद्र कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। राकेश अस्थाना की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने 29 अक्टूबर तक राकेश अस्थाना की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और सीबीआई से यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई सारे दस्तावेज सुरक्षित रखे। कोर्ट ने गैर जमानती वारंट पर भी रोक लगा दी है। दूसरी तरफ सीबीआई ने एफआईआर में संशोधन करने की मांग की है। हालांकि सीबीआई के राकेश अस्थाना के खिलाफ बड़ा फैसला लेते हुए उनसे सारे कामकाज वापस ले लिए हैं। ये फैसला सीबीआई डायरेक्टर का है। और आइए अब ये पूरा मामला क्या है आप ये भी जान लें, क्योंकि ये पूरा मामला सीबीआई के टॉप 2 लोगों के बीच की लड़ाई से जुड़ा है। सीबीआई ने अपने स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई थी। इस एफआईआर में अस्थाना पर मीट कारोबारी मोइन कुरैशी के मामले में एक कारोबारी सतीश सना से 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। सीबीआई में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले राकेश अस्थाना इस जांच के लिए बनाई गई एसआईटी के प्रमुख हैं। लेकिन राकेश अस्थाना उल्टा सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा पर रिश्वतखोरी का आरोप लगा चुके हैं। अस्थाना ने सरकार को एक पत्र लिखकर गलत एफआईआर दर्ज करने का आरोप लगाया था। उन्होंने सीबीआई चीफ और सीवीसी अरुण शर्मा के खिलाफ भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। तो सवाल यह है कि देश की सबसे विश्वसनीय जांच आयोग आज खुद आरोपों से घिरा है, तो वो किसी और मामले की निष्पक्ष जांच कैसे करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। बढ़ते एक और बड़ी खबर की ओर। दिवाली आने वाली है और ऐसे में पटाखे चलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है। दिवाली में पटाखों पर रोक नहीं लगाई गई है। हालांकि देश भर में दिवाली के दिन पटाखे चलाने का समय तय हुआ है। दिवाली के दिन आप पटाखे रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ही चला सकते हैं। वहीं नए साल और क्रिसमस पर रात 11:55 से लेकर 12:15 तक पटाखे चलाए जा सकते हैं। पटाखे की बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सिर्फ लाइसेंसधारी विक्रेता ही पटाखे बेच सकते हैं। पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी गई है। पटाखों की आवाज तय डेसिबल लेवल के अंदर ही होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पटाखों को लेकर उनका फैसला सिर्फ दिवाली के लिए ही नहीं बल्कि किसी भी धार्मिक और सामाजिक पर्व पर लागू होगा। और यहाँ ये जानना नेहा जरूरी है कि कोर्ट ने ये गाइडलाइन, ये फैसला क्यों दिया है पटाखों को लेकर के। दरअसल दिल्ली में प्रदूषण का हाल पिछली दिवाली में कैसा था और फिलहाल दिवाली से पहले कैसा है, ये जान लेंगे तो समझ में आ जाएगा। पिछले साल दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने के बावजूद जमकर आतिशबाजी हुई थी। सीपीसीबी के अनुसार पिछली दिवाली की रात दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 325 था, जो कि बेहद खराब था, लेकिन पिछले 3 सालों की तुलना में कम था। फिलहाल दिवाली दूर है, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण का बुरा हाल है। आज दोपहर 1 बजे दिल्ली के सोनिया विहार में PM10 की मात्रा 359 रही, जो कि पिछली दिवाली से भी ज्यादा है। वहीं PM2.5 की मात्रा 186 थी, जो कि दम घोटू मानी जाती है। कमोबेश यही हाल वजीरपुर, जहांगीरपुरी और मुंडका का भी रहा। दिल्ली के ही भलसवा लैंडफिल साइट में आग लगे होने से यहाँ लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। कल से ही लगी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है, जिससे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर के शिक्षा विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसे अब विवाद के बाद वापस ले लिया गया है। मामला स्कूल और कॉलेज में भगवत गीता बांटने का था। भारी विरोध के बाद जम्मू और कश्मीर के शिक्षा विभाग को अपना ही सर्कुलर वापस लेना पड़ा। ये फैसला जम्मू और कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम के आदेश के बाद लिया गया। कुछ दिन पहले ही विभाग की ओर से सभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को एक चिट्ठी भेजी गई थी, जिसमें श्रीमद् भागवत गीता और कोशर रामायण के उर्दू संस्करण खरीदे जाने और स्कूलों कॉलेजों में बांटे जाने की बात कही गई थी। विरोधियों ने इसे हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाला कदम बताया था। चलिए रुक करते हैं आज की एक और बड़ी खबर का। इस्लामिक शिक्षण संस्था दारुल उलूम देवबंद ने हलाला प्रथा को लेकर एक फतवा जारी किया है। दारुल उलूम के मुताबिक प्लानिंग के तहत कराया गया हलाला इस्लाम में नापसंद और नाजायज है। यानी कि तलाक के बाद फिर से पहले शौहर से निकाह करने के लिए हलाला का बेजा इस्तेमाल गलत है। ये एक इत्तेफाकी अमल है
मनसूबाबंदी और प्लानिंग के तहत हलाला करना बाइस लानत है, बाइस दुआई है, एक जिल्लत का काम है। एक ऐसा ही मामला बरेली में हुआ जहां एक 28 साल की युवती ने 65 साल के बुजुर्ग के साथ हलाला किया। हलाला इस शर्त पर किया गया कि वो बुजुर्ग से तलाक लेकर वापस अपने पहले पति से निकाह कर लेगी, लेकिन अब बुजुर्ग का दिल महिला पर आ गया है और वो अपनी बेगम को तलाक नहीं देना चाहता। और अब दारुल उलूम देवबंद के फतवे के बाद ये मामला और उलझ गया है। और अगली खबर है चुनाव से जुड़ी हुई, जहां छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने अपना नामांकन भरा। रमन सिंह के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी थे। रमन सिंह ने पहले योगी आदित्यनाथ के पैर छुए और फिर विधानसभा चुनाव के लिए राजनांदगांव विधानसभा सीट से अपना नामांकन भरा। जो लक्ष्य हमें दिया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 65+, तो उम्मीद करते हैं कि इस बार 65 सीट से ज्यादा सीट छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जीते। छत्तीसगढ़ में योगी की एंट्री का मतलब है कि बीजेपी को जिताने का जिम्मा योगी के कंधे पर आ गया है। चौथी पारी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग और यहाँ की जनता से अपील करने और अपनी शुभकामनाएं देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। वहीं कांग्रेस ने इस बार रमन सिंह के खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला को मैदान में उतारा है, जिन्होंने आज अपना पर्चा भरा। रमन सिंह जी मेरे लिए चुनौती नहीं है, मैं रमन सिंह के लिए चुनौती बनकर राजनांदगांव की धरती पर संस्कार धानी पर पहुंची हूँ। करुणा बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हुई हैं। और बड़ा सवाल यही है कि क्या छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की नैया योगी आदित्यनाथ पार लगवा पाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि राजनांदगांव में रैली करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम का जिक्र किया और छत्तीसगढ़ में राम का ननिहाल बताया। अयोध्या पर जितना अधिकार मेरा है उतना ही अधिकार आपका भी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ के लोगों की जिम्मेदारी मुझे लगता है मुझसे ज्यादा बनती है, क्योंकि भांजे पर अधिकार तो ननिहाल के लोगों का ही ज्यादा होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो कह रहे हैं कि पार्टी जाए तेल लेने। ये राऊ विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी हैं। सुबह सुबह वोट मांगने के लिए जनसंपर्क करते विधायक जी ने कैमरे के सामने कुछ ऐसा कह दिया जो अब वायरल हो रहा है। नेताजी जैसे ही इन बुजुर्ग के पास पहुंचे, उनकी जुबान फिसल गई। वीडियो वायरल होने पर जीतू पटवारी ने सफाई दी कि वो बुजुर्ग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए उन्होंने विधायक होने के नाते उनसे वोट की अपील की। बता दें कि जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। अब देखना है कि कांग्रेस की इस पर क्या प्रतिक्रिया रहती है। वहीं बीजेपी ने जीतू पटवारी के बयान के बाद कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। आज जीतू पटवारी कह रहे हैं कि कांग्रेस गई तेल लेने के लिए। यही मूड देश में है कि कांग्रेस पार्टी 19 के चुनाव में और 18 के 5 राज्यों के चुनाव में कहीं भी एग्जिस्टेंट नहीं है, कहीं भी रेस में नहीं है। अगली खबर बिहार से है। बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए जेडीयू और बीजेपी में सीटों का बंटवारा लगभग तय हो गया है। हालांकि रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने पेच फंसा दिया है। सूत्रों की माने तो जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बीच सीटों को लेकर सहमति बन गई है। जेडीयू और बीजेपी के बीच बराबर सीटों पर लड़ने का फॉर्मूला तय हो गया है। हालांकि बीजेपी को रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी से तय करना है कि उनको कितनी सीटें देनी है। हम लोग एनडीए पूरा इंटैक्ट है और कुछ ही दिन में इसका घोषणा भी हो जाएगा। परेशान आप लोग मत होइए, खुशखबरी जल्द मिलने वाला है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते। और अब रुक करते हैं अगले खबर का, जो बॉलीवुड से जुड़ी है। सलाखों के पीछे है टीवी का सुपरस्टार। फिल्म और टीवी एक्टर एजाज खान को ड्रग्स के मामले में मुंबई पुलिस ने पकड़ा है। टीवी और फिल्म अभिनेता एजाज खान को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया गया है। नवी मुंबई पुलिस ने एजाज खान को महाराष्ट्र के बेलापुर के एक होटल से गिरफ्तार किया है। नवी मुंबई पुलिस ने एजाज खान के पास से नशे की 8 गोलियां बरामद की हैं, जिनकी बाजार में कीमत 2,20,000 रुपए है। पुलिस के मुताबिक एजाज ने कुछ लड़कियों को भी इस रेव पार्टी में बुलाया था। पुलिस ने एजाज खान को आज दोपहर 2 बजे अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने एजाज खान को 25 अक्टूबर तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। रक्त चरित्र, नायक और यारब जैसी कई बॉलीवुड फिल्मों में काम करने वाले एजाज खान पहले भी कई बार विवादों में फंस चुके हैं। अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां जज की पत्नी और बेटे को गनमैन ने गोली मारी थी। अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहे जज के बेटे ने भी आज दम तोड़ दिया।
जस्टिस कृष्णकांत के बेटे ध्रुव का मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। पिछले 10 दिनों से ध्रुव वेंटिलेटर पर था और उसका ब्रेन डेड था। आज सुबह करीब 4 बजे ध्रुव जिंदगी की जंग हार गया। ध्रुव की पोस्टमार्टम करने वाली टीम के डॉक्टर्स ने बताया कि उसे 3 गोलियां मारी गई थीं, जिनमें से 2 गोली उसके सिर में और 1 गोली गले में लगी थी। परिवार वालों ने ध्रुव के लीवर और दोनों किडनी को डोनेट किया है। ध्रुव के पार्थिव शरीर को कल सुबह अंतिम संस्कार के लिए हिसार ले जाया जाएगा। अगली खबर मुंबई से है। मुंबई एयरपोर्ट का रनवे आज 6 घंटे के लिए बंद कर दिया गया था। मरम्मत के लिए विमान सेवाओं पर रोक लगाई गई थी। मुंबई एयरपोर्ट का रनवे आज 6 घंटे के लिए बंद किया गया था। रनवे पर सुबह 11 बजे से 5 बजे के बीच किसी भी विमान को उड़ान भरने की मनाही थी। आपको बता दें कि मुंबई एयरपोर्ट पर 2 रनवे हैं और इसकी मरम्मत के लिए एयरपोर्ट बंद किया गया था। इसकी जानकारी 3 महीने पहले ही सभी विमान कंपनियों को दी जा चुकी थी। आज पहले चरण के बाद दूसरे चरण में 7 फरवरी और 30 मार्च के बीच आने वाले मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को भी सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रनवे बंद रहेगा। सिर्फ 21 मार्च को ही रनवे शुरू होगा। एयरपोर्ट के अधिकारियों के मुताबिक 300 से भी अधिक विमान सेवा पर असर पड़ा। हालांकि पहले ही सूचना देने से मुंबई एयरपोर्ट पर कोई भी अफरा तफरी नहीं रही। अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर पुलिस ने भक्तों पर सख्ती दिखाई है। जबलपुर में भक्तों पर जमकर पुलिस ने लाठियां बरसाई और ऐसा इसलिए क्योंकि हाईकोर्ट की रोक के बाद भी भक्त नर्मदा नदी में दुर्गा जी की प्रतिमा विसर्जित करना चाह रहे थे। हिंसा और झड़प की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर की हैं, जहां दुर्गा विसर्जन के दौरान जमकर आगजनी और पथराव हुआ। जबलपुर हाईकोर्ट ने नर्मदा नदी में विसर्जन पर रोक लगाई है, लेकिन कुछ भक्त दुर्गा जी की प्रतिमा नर्मदा नदी में प्रवाहित करने के लिए अड़ गए। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो भक्त आक्रोशित हो गए, जिसके बाद पुलिस और भक्तों में जमकर झड़प हुई। आक्रोशित भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। फिलहाल विसर्जन रुका हुआ है। इलाके में अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। सीधे रुख करते हैं मौसम सेंटर का। मौसम का हाल बताएंगे देवेंद्र त्रिपाठी। नमस्कार, स्काईमेट वेदर रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 24 अक्टूबर के मौसम पर नजर डालें तो शुरुआत सेंट्रल इंडिया से। महाराष्ट्र से कर्नाटक तक एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। इसके प्रभाव से इन दोनों क्षेत्रों में मौसम सक्रिय बना रहेगा। इसके प्रभाव से महाराष्ट्र के उस्मानाबाद, लातूर, सोलापुर, कोल्हापुर, सतारा, पुणे, बीड यानी इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिल सकती है। इसी तरह नॉर्थ कर्नाटक में कलबुर्गी, बीजापुर, बागलकोट, बेलगावी, धारवाड़ में थंडरस्टॉर्म के साथ ही कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। केरल और साउथ तमिलनाडु के शहरों में अच्छी बारिश कल भी जारी रहेगी। तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में 1-2 स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान है। इसी तरह अनुमान है कि साउथ इंडिया के प्रमुख मेट्रो शहरों खासकर बेंगलुरु और हैदराबाद में बारिश दिखेगी, जबकि चेन्नई में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। बात करते हैं सबरीमला मंदिर विवाद की, जहां महिलाओं के प्रवेश को लेकर पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इंतजार बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सबरीमला पुनर्विचार याचिका पर 13 नवंबर को दोपहर 3 बजे से सुनवाई शुरू होगी। सबरीमला में हर आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश का अधिकार खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था, लेकिन भारी विरोध के बाद इसमें पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। आपको बता दें कि 17 अक्टूबर को सबरीमला मंदिर 4 दिनों के लिए खोला गया था, लेकिन इस दौरान 10 से 49 साल की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। मंदिर एक बार फिर 16 नवंबर को खोला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई सिर्फ 3 दिन पहले ही करेगी। तो एक तरफ ये मामला कोर्ट में है, दूसरी तरफ इस पर तरह तरह के बयान भी आ रहे हैं। सबरीमला विवाद को लेकर जब कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी से सवाल पूछा गया तो जवाब में स्मृति ईरानी ने उल्टा अजीबोगरीब सवाल कर दिया। Would you take sanitary napkins steeped in menstrual blood and walk into a friend's home? You would not. And would you think that it is respectful to do the same when you walk into the house of God? So that is the difference. I have a right to pray. I do not have a right to desecrate. That is my personal opinion. ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।